नमस्कार, मैं मनदीप कुमार आपका एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे सॉल्व पेपर 2021, इसका पेपर 4 और दो पार्ट में है। ये पार्ट 1 मैं अभी कर रहा हूं और पार्ट 2 जो है वो सेकंड वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। फिजिक्स का पेपर सॉल्व करते हैं, अग्निवीर वायु साइंस सब्जेक्ट का। पर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको हमारी बुक्स के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। यहाँ पे स्क्रीन पे हमने 3 बुक्स दिखाई हुई है आपको। अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट प्रैक्टिस पेपर विद सॉल्यूशन ऑफ डिफिकल्ट प्रॉब्लम। ये जो पेपर लिया है हमने इसी बुक से लिया है। इसका कंप्लीट सॉल्यूशन भी हमने दिया हुआ है। 52 पेपर्स हैं और ये बुक जो दोनों दिखाई हुई है, फिजिक्स एयरफोर्स रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट, ये दोनों बुक्स आप रेफर कर सकते हैं थ्योरी और न्यूमेरिकल्स के लिए। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस का सीक्वेंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या कहता है, देखिए कई बार आ चुका है ये क्वेश्चन कि if T1 एंड T2 आर द टेम्परेचर ऑफ सोर्स एंड सिंक्स। देखिए T1 जो है ये सोर्स का है, T सोर्स है, और ये जो सिंक का टेम्परेचर है T2, ये सिंक का टेम्परेचर है T सिंक। तो हीट इंजन में पहले भी बताया था मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में भी, आप उनको भी रेफ़र कर सकते हैं। हीट इंजन क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये T1 है, हायर सोर्स है, हायर टेम्परेचर का सोर्स है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं बेसिकली कि इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये वर्किंग सब्सटेंस होता है जो वर्क देता है, इधर से हीट आती है दैट इज़ Q1, इधर से हीट रिजेक्ट होती है Q2, और ये जो टेम्परेचर होता है ये होता है T2। तो T1 से हीट ली जाती है और वर्क किया जाता है हीट इंजन में, और जो सिंक को है उसको हीट दे दी जाती है Q2। तो यहाँ पे जो इक्वेशन होती है वो होती है 1 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T2। ये हीट इंजन की एफिशिएंसी होती है, एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। अब यहाँ से अगर अब हम देखेंगे तो सॉरी, ये लो टेम्परेचर है T2 डिवाइडेड बाई T1, T लो डिवाइडेड बाई T हाई, क्योंकि सिंक का टेम्परेचर लोअर होता है और जो सोर्स का टेम्परेचर होता है वो हाई होता है। तो 1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। तो यहाँ से जो हमारी इक्वेशन आती है 1 माइनस T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है C। तो C इज़ द करेक्ट आंसर, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। ये सोर्स और सिंक के टेम्परेचर आपको थोड़े केयरफुली लेने हैं। आगे का क्वेश्चन करते हैं सेकंड। देखिए, व्हाट विल बी द मैग्नेटिक फील्ड बी इनसाइड लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग सोलोनॉइड। एक सोलोनॉइड है और सोलोनॉइड में क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये समथिंग सोलोनॉइड है। तो सोलोनॉइड क्या होता है, पहली बात तो इनफाइनाइट लॉन्ग होती है और इस पे इस तरीके से ये जो वायर की टर्निंग है की जाती है। इधर से करंट जाता है I, करंट इधर से जाता है I, और इसमें नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ जो होते हैं वो N होते हैं। तो यहाँ से जो मैग्नेटिक फील्ड जा रहा होता है B, वो होता है म्यू नॉट और मल्टीप्लाइड बाई N और मल्टीप्लाइड बाई I। तो ये मैग्नेटिक फील्ड होता है B, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N I। तो यहाँ से जो आंसर है वो है A, कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर लॉन्ग सोलोनॉइड है, लॉन्ग स्ट्रेट सोलोनॉइड है। तो सोलोनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो होगा ये होगा B, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट N I। देखिए ये अच्छा क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑन सरफेस टेंशन इफ द टेम्परेचर ऑफ ए लिक्विड इज इंक्रीज। अगर लिक्विड का टेम्परेचर इंक्रीज किया जाएगा तो सरफेस टेंशन क्या होगी, तो सरफेस टेंशन जो है ये डिक्रीज होगी। जैसे जैसे लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे सरफेस टेंशन जो है वो डिक्रीज हो जाती है। ये देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन कन्वर्ट अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट। तो मैं एक डिवाइस आपको बताता हूँ। यहाँ पे क्या है कि एक डिवाइस होती है, इसको बोला जाता है रेक्टिफायर। ये रेक्टिफायर क्या होता है, ये रेक्टिफायर क्या करता है बेसिकली कि जो अल्टरनेटिंग करंट होता है उसको डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। तो AC को DC में कन्वर्ट करता है, इसको रेक्टिफायर भी बोला जाता है। तो ये B जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बाकी की तीनों डिवाइसेज जो है ये वर्क तो करती है, AC पे वर्क करती है, बट इनका काम DC में कन्वर्ट करना नहीं होता है।
देखिए न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ये, क्या कहता है, पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग एसएचएम विद टाइम पीरियड टी, द टाइम टेकन बाय ए पार्टिकल इन मूविंग फ्रॉम मीन पोजीशन टू हाफ द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट में इज। तो देखिए मैं क्या यहाँ पे एक डायग्राम बना रहा हूँ। ये मान लीजिए एक इस तरीके से स्प्रिंग को हमने कनेक्ट कर रखा है और ये स्प्रिंग मास से कनेक्टेड है और ये मीन पोजीशन है, दिस इज द एक्स इक्वल टू 0 पोजीशन, ये मीन पोजीशन है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो k है। और इसको मैं यहाँ से और यहाँ तक जो एक्चुअली इसका एम्पलीट्यूड जो है वो तो है a, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो तो है a, लेकिन मुझे मीन पोजीशन से इसके हाफ ऑफ द एम्पलीट्यूड तक जाने में कितना टाइम लगा है वो पोजीशन फाइंड आउट करनी है। तो इसकी मैं सबसे पहले इक्वेशन लिखता हूँ। यहाँ पे इक्वेशन जो है ये x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, ये SHM की इक्वेशन होती है, सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन होती है। अब मेरा जो डिस्प्लेसमेंट है वो कहाँ से कहाँ तक का है, ये है 0 से लेके और a/2 तक का। तो जो x है वो तो है a/2 और ये बराबर है a, यहाँ पे आ गया साइन और ओमेगा कितना होता है, ये होता है 2π/t और ये आ गया यहाँ पे टाइम t। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1/2, यहाँ पे आएगा साइन 2πt डिवाइडेड बाई t। ये साइन की कंप्लीट जो फॉर्म है, मतलब साइन का ये जो पार्ट है ये होना चाहिए इस तरीके से, जैसे ये होना चाहिए साइन π/6 साइन 30। टोटल पार्ट जो है ये होना चाहिए साइन π/6 साइन 30, क्योंकि साइन 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2। अब मैं यहाँ से इन दोनों को इक्वेट कर देता हूँ, इन दोनों टर्म्स को। तो दोनों टर्म्स को जब मैं इक्वेट करूँगा तो यहाँ से क्या आएगा 2πt डिवाइडेड बाई टी, दैट इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाई 6। तो यहाँ पे टाइम आ गया दैट इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई 12, यानी कि t इज इक्वल टू t/12 पे ये जो पोजीशन है मीन पोजीशन से और a/2 पोजीशन में जाने में जो टाइम लगेगा ये लगेगा t इज इक्वल टू t/12। तो यहाँ से मैं कहता हूँ दिस इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू t/12। आगे का क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द फेज डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखिए यहाँ स्पेशली दिया हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या होती है, जैसे हो गई रेडियो वेव हो गई, माइक्रोवेव हो गई, इस तरह की जो वेव्स होती है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती है। विजिबल, इंफ्रारेड, ये अल्ट्रावायलेट, एक्स-रे, गामा रे, ये सब जो मैंने पार्ट बताया है, माइक्रोवेव ये बता ही दिया था मैंने, एक्स-रे, ये सब जो वेव्स हैं ये सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कही जाती है। इनको मीडियम की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे सन से भी जो रेज आती है वो विजिबल रेज आती है, और ये जो विजिबल रेज है इनका क्या, यहाँ से अगर हम देखें तो जैसे आप बोर्ड को देख पा रहे हैं तो ये विजिबल लाइट की वजह से है। तो इस वेव में क्या खास बात होती है, इसको देखिए। ये वेव क्या होता है, इस तरीके से होती है कि जैसे मान लीजिए 3 एक्सिस है, इस तरीके से वेव इस डायरेक्शन में ट्रेवल कर रही है। तो देखिए क्या होता है कि देखिए क्या होता है कि ये वेव इस तरीके से ट्रेवल कर रही है और ये इस तरीके का पार्ट होता है E, B और C। इस तरीके से 3 पार्ट होता है कि वेलोसिटी ऑफ वेव इस तरफ है, ये E है इलेक्ट्रिक फील्ड और ये मैग्नेटिक फील्ड है। तीनों परपेंडिकुलर होते हैं, तीनों परपेंडिकुलर होते हैं म्यूचुअली। इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है, जैसे मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तो ये मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर है, वेलोसिटी ऑफ लाइट के भी परपेंडिकुलर है। वेलोसिटी ऑफ लाइट जो है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है और मैग्नेटिक फील्ड बाकी दोनों के परपेंडिकुलर है, तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं। तो अब हमसे पूछा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या एंगल है। तो लेट अस से ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है π/2। तो यहाँ से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी ऑफ लाइट तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। तो जो आंसर है वो होगा बी, π/2। देखिए ये एक अच्छा क्वेश्चन आया है रेडियोएक्टिविटी से कि ऑन रिमूविंग द अल्फा पार्टिकल फ्रॉम 92U to 38 द रिजल्टिंग वैल्यू ऑफ Z एंड A विल बी। देखिए मैं एक बात बताता हूँ, जैसे मान लीजिए Z है, X है और ये A है।
ये तो है एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, ये है x, ये एलिमेंट है x। ए क्या है यहाँ पे, मास नंबर, ये मास नंबर होता है। अच्छा, ये जो z है ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स या एटॉमिक नंबर, इसको ये एटॉमिक नंबर भी कहा जाता है। इसको ये रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अच्छा, ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, ये होता है। अब मैं इस एलिमेंट की बात करूं तो ये क्या है, ये है 92U238, इस तरीके से लिखा हुआ है। अब इसमें अगर मैं अगर देखूं तो इसमें से अल्फा पार्टिकल निकल गया तो मान लीजिए Y एलिमेंट बनता है, और Y एलिमेंट का जो Z है वो निकालना है और इसका जो A है वो निकालना है। तो अल्फा पार्टिकल मैं सबसे पहले बताता हूँ क्या होता है अल्फा पार्टिकल। ये अल्फा पार्टिकल जो होता है ये होता है 2He4 प्लस प्लस, मतलब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो हीलियम में से, तो क्या बचेगा, हीलियम का न्यूक्लियस बचेगा। हीलियम का न्यूक्लियस जो है वो कहा जाएगा अल्फा पार्टिकल। तो हीलियम का न्यूक्लियस जो है अगर हम निकाल दें 92U238 से तो क्या बचेगा, ये बचेगा ZYA, ये बचेगा। अब हीलियम के न्यूक्लियस की अगर बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 2, और ये 4 जो है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, ये बराबर है 4 यहाँ से। अब 2 तो प्रोटॉन निकल गए, तो इसको मैं कहता हूँ कि ये जो एलिमेंट है इसमें Z कितना बचा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने बचे, 92 में से 2 चले गए तो 90 बचा, तो ये बचा 90। और ये एलिमेंट मैं लिख देता हूँ Y, A कितना कम हुआ, 238 में से 4 पार्ट कम हुआ है, तो यहाँ से आ गया 234। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो जो Z है ये तो बराबर आ गया 90 के, और A बराबर आ गया 234। तो दैट इज द करेक्ट आंसर, ये करेक्ट आंसर है इसका। तो होप ये समझ में आया होगा आपको, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। अल्फा पार्टिकल का पता होना चाहिए क्या होता है, अल्फा पार्टिकल हीलियम का न्यूक्लियस होता है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन द फोकस एंड पोल ऑफ ए कॉनकेव मिरर द इमेज फॉर्म्ड विल बी। देखिए कॉनकेव मिरर बहुत स्पेशल केस है। मैं कॉनकेव मिरर बनाता हूँ, ये कॉनकेव मिरर है, और समथिंग क्या है कि ये तो है पोल, और ये है इसका फोकस, और ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये है C। पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर, कॉनकेव मिरर, इस तरीके का। और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये जो मैंने लाइन बताई है प्रिंसिपल एक्सिस। अब मैं बात करता हूँ कि क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया है फोकस और पोल के बीच में, मतलब यहाँ प्लेस किया है। अब जब यहाँ प्लेस किया है तो मैं इसका डायग्राम आपको बना के बताता हूँ कि इमेज का डायग्राम कैसे बनेगा। देखिए इमेज बनाने के लिए आपको सिर्फ 2 रे निकालनी है। 2 रे आप निकाल के जहाँ वो क्रॉस कर रही है वो पॉइंट देखना है, वहाँ पे इमेज बनेगी। तो देखिए पहली बात तो ये है, यहाँ से मैं एक पैरेलल रे निकालता हूँ। पैरेलल रे जो है वो फोकस से जाएगी, पैरेलल रे हमेशा फोकस से जाती है, तो ये तो चली गई फोकस से। एक रे जो इधर की तरफ जाएगी वो इधर की तरफ यहाँ से जो है इस तरीके से आएगी, और दोनों रे जो है आप देखिए ये डाइवर्ट हो रही है, ये मीट नहीं कर रही इधर की तरफ, ये डाइवर्ज हो रही है यहाँ से। अब डाइवर्ज हो रही है तो ये आगे इधर तो कभी मिलेगी नहीं। अब इसको मैं ट्राई करता हूँ इधर की तरफ मिलाने का, तो देखिए इधर की तरफ क्या होगा, ये इस तरीके से जाएगी, ये इस तरीके से जाएगी, और यहाँ पे जाके एक इमेज बनेगी। तो ये इमेज कैसी बनी, ये जो इमेज है, पहली बात तो रेज एक्चुअली नहीं मीट करती, तो ये होती है वर्चुअल। अच्छा, दूसरी बात क्या है कि ये देखिए जैसी ये इमेज थी वैसी की वैसी है, तो ये हो गई इरेक्ट, सीधी, ये हो गई इरेक्ट। अच्छा, फिर तीसरी बात क्या है, ये हो गई मैग्नीफाइड। भाई जो छोटी इमेज थी वो मैग्नीफाइड हो गई। तो यहाँ से जो कंप्लीट आंसर हमको देखने को मिलता है ये है फर्स्ट, वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्नीफाइड। तो ये जो A8 का जो है वो A करेक्ट आंसर है। तो ये पार्ट हुआ यहाँ पे। होप ये क्वेश्चन में आपने रे डायग्राम बनाना सीखा होगा, और जहाँ भी क्वेश्चन आ जाए, जहाँ भी कॉनकेव मिरर का क्वेश्चन आ जाए, वहाँ पे आप थोड़ा सा केयरफुल हो जाइए। मैं थोड़ा सा तरीका बता देता हूँ आपको किस तरीके से आपको रे डायग्राम बनाना है। जैसे ये पोल है, ये फोकस है, और ये C है। बस आपको 2 रे निकालनी है, एक जहाँ भी ऑब्जेक्ट रखा हुआ हो, व्हाट्सएवर यहाँ हो या यहाँ हो, कहीं भी हो, एक रे आप बिल्कुल सीधी निकाल दीजिए, ये फोकस से जाएगी, ये फिक्स है।
और बाकी जो है वो आप इस तरीके से कर सकते हैं, जैसे मान लीजिए समथिंग यहाँ पे आई, इस तरीके से गया, उतने ही एंगल पे आप ये निकाल दीजिए, जितना इंसिडेंट एंगल था उतना ही रिफ्लेक्शन एंगल है। तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं दोबारा करता हूँ ये, जैसे मान लीजिए ये समथिंग ये F और C है और इसके बीच में लेटर से ये ऑब्जेक्ट रखा होता तो एक तो इधर जाता और एक जो है वो समथिंग इधर आता, यहाँ पे बनती। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं इमेज जो है कि कहाँ पे बनेगी। तो कहीं भी रखा हुआ ऑब्जेक्ट, इस स्पेशल केस में क्या था कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ था यहाँ पे पोल और फोकस के बीच में, तो इसकी जो इमेज है ये पीछे बनेगी। तो ये स्पेशल केस था, इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ए। देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क विथ रेस्पेक्ट टू द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर इज आई, पहले तो मैं बना देता हूँ कि क्या है ये, और देन व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू द टेंजेंट एक्सिस पासिंग थ्रू द सर्कमफ्रेंस इन द सेम प्लेन। देखिए बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। इफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क, एक डिस्क बना दी मैंने, अबाउट द एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स डायमीटर, इसका डायमीटर के अलोंग, ये इस तरीके की एक्सिस ले ली मैंने, ये एक्सिस है यहाँ पे डायमीटर के अलोंग, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ये है आई, ये दे रखा है हमको। ये किसके बराबर होता है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क अबाउट द डायमीटर इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4, ये एम आर स्क्वायर बाई 4 होता है। अब देखिए क्या पूछा है, अब पूछा है कि व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विथ रेस्पेक्ट टू द टेंजेंट एक्सिस। ये डायमीटर के अलोंग तो इस तरीके से था, अब एक टेंजेंट एक्सिस है, टेंजेंट इस तरीके से भी हो सकती है और टेंजेंट इस तरीके से भी हो सकती है। किसके अबाउट टेंजेंट है? थ्रू द सर्कमफ्रेंस, सर्कमफ्रेंस के अबाउट टेंजेंट है, बट किस प्लेन में है? सेम प्लेन में, जो डायमीटर का प्लेन है उसी तरीके से है। तो ये एक्सिस जो है इसको टच करती हुई ये जा रही है, ये इसका मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया कह देता हूँ। लेटर से ये आई डैश है। अब हमको निकालना है कि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की जो रेडियस है वो है आर। अब मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ कि ये जो आई डैश है किसके बराबर है? ये आई डैश है, दैट इज इक्वल टू आई प्लस एम मल्टीप्लाइड बाई आर स्क्वायर। मैंने इक्वेशन जो लगाई है वो लगाई है आई इज इक्वल टू आई सी प्लस एम एच स्क्वायर, जो एक पैरेलल एक्सिस थ्योरम से हम पता करते हैं। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम है कि इस एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है आई डैश, वो किसके बराबर होगा? जो सेंटर से पास हो रही है एक्सिस उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस मास मल्टीप्लाइड बाई एच स्क्वायर। एच जो है ये डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक। अब इसको मैं यहाँ पे पुट करता हूँ, आई डैश किसके बराबर आ गया? तो आई सी जो है अभी भी मैंने बताया था ये है एम आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 प्लस एम आर स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 5/4 एम आर स्क्वायर। अब देखिए एम आर स्क्वायर बाई 4 जो है वो आई है, तो यहाँ से आ गया आंसर 5i। तो यहाँ से जो आई डैश निकलता है वो निकलता है 5 टाइम्स ऑफ आई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ए। यहाँ पे पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगानी है, थोड़ा सा केयरफुल होना है, केयरफुल रह के क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि कौन सी एक्सिस है और किस तरीके से पास हो रही। तो देखिए एक तो सेम प्लेन है और एक सर्कमफ्रेंस है, तो ये एक्सिस का थोड़ा ध्यान रखना है कि एक्सिस ये है। ठीक है, आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आया है, इन बॉयल्स लॉ व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट। बॉयल्स लॉ में क्या कांस्टेंट रहता है? मैं आइडियल इक्वेशन लिख देता हूँ, पी वी दैट इज इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, ये आइडियल गैस इक्वेशन है। टेम्परेचर जहाँ कांस्टेंट होता है इसको बोला जाता है आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस, और आइसोथर्मल प्रोसेस क्या है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस को बॉयल ने बताया है कि भाई जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट है T इक्वल टू कांस्टेंट, तो क्या होगा कि ये जो PV है ये बराबर हो जाएगा एन आर और समथिंग कांस्टेंट, T को मैं कांस्टेंट ही ले लेता हूँ, तो समथिंग कांस्टेंट K, ये कांस्टेंट आ गया K या C जो भी आप लेना चाहे। तो इस तरीके से इधर की क्वांटिटी जो है ये कांस्टेंट हो गई। तो क्या कांस्टेंट हो गया? PV बराबर कांस्टेंट हो गया। इसी को बॉयल्स लॉ कहा जाता है। यही बॉयल्स लॉ है कि भाई टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा, टेम्परेचर जब कांस्टेंट होगा तो PV बराबर भी कांस्टेंट होगा। यही बॉयल्स लॉ है। तो यहाँ पे आपको साफ दे रखा है PV जो है ये कांस्टेंट होगा।
चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड। इफ द टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज टी एंड इट्स लेंथ इज हाफ, देन व्हाट विल बी द न्यू टाइम पीरियड। देखिए, एक सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम किस तरीके का होता है? ये सिंपल पेंडुलम होता है जिसमें ये तो होती है लेंथ और इसका मास होता है m, और इसको हम स्विंग कराते हैं। ये स्विंग करता है इधर से इधर, ये मीन पोजीशन से इधर जाता है, फिर इधर आता है, फिर इधर जाता है, फिर इधर आता है। अब इसकी लेंथ जो है वो है l, तो इसका जो टाइम पीरियड होता है ये होता है t, दैट इज इक्वल टू 2 पाई, और यहाँ पे होता है l डिवाइडेड बाई जी, अंडर रूट ऑफ l बाई जी, ये टाइम पीरियड होता है इसका। अब कहा गया है कि भाई इसकी लेंथ जो है ये काट के आधी कर दी, हाफ कर दी, तो इसका नया टाइम पीरियड कितना होगा? तो इक्वेशन तो वही है, टी डैश दैट इज इक्वल टू 2 पाई, जो नई लेंथ हो गई वो है एल डैश, ये है एल डैश, ये डिवाइडेड बाई जी, तो यहाँ पे आ गया टी डैश दैट इज इक्वल टू 2 पाई। लेंथ कितनी हो गई? लेंथ हो गई हाफ, तो ये हो गया टी डैश, और ये बराबर आ गया यहाँ पे 2 पाई, और इसको मैं नीचे लिख देता हूँ √2, और यहाँ पे आ गया l डिवाइडेड बाई जी। ये क्या होता है? 2 पाई अंडर रूट ऑफ l बाई जी, ये होता है t, तो ये आ गया t डिवाइडेड बाई √2। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर हमको मिलता है वो मिलता है b, ये है t डैश दैट इज इक्वल टू t डिवाइडेड बाई √2, दैट इज द न्यू टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम व्हेन इट्स लेंथ इज रिड्यूस्ड टू हाफ ऑफ इट्स ओरिजिनल लेंथ। आगे देखते हैं, Which of the following will have maximum specific heat। देखिए यहाँ मैं आपको फिगर्स बताता हूँ, मैं स्पेसिफिक हीट क्या होती है। यहाँ वाटर की जो स्पेसिफिक हीट होती है ये होती है 4200 जूल पर केजी पर सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड ले लीजिए, केल्विन ले लीजिए, एक ही बात है। एयर की जो होती है ये होती है 1005, और आइस की होती है 2100, यूनिट्स आर सेम, यूनिट सेम है। और जो आयरन की होती है ये होती है 450। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो किसकी मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट है? वो है वाटर की। तो वाटर की जो है मैक्सिमम स्पेसिफिक हीट जो है वो होती है इन दिए हुए सब्सटेंस में। तो देखिए आज हमने बात की पेपर 4 जो था उसका पार्ट 1, ये पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन और पेपर जो क्वेश्चन पेपर है ये इस बुक में दिया हुआ है आपको। सारे पेपर्स इसमें दिए हुए हैं, 52 पेपर्स हैं इसमें, तो आप इस बुक को रेफ़र कर सकते हैं। ये हमारी बुक ऑनलाइन भी अवेलेबल है और बुक शॉप पे भी अवेलेबल है। और ये फिजिक्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप रिक्रूटमेंट एग्जाम विद ब्रीफ फॉर एक्सपीरियंस फंडामेंटल प्रिंसिपल्स और अग्निवीर वायु इंडियन एयरफोर्स साइंस सब्जेक्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट, इन दोनों बुक्स में भी हमने न्यूमेरिकल्स और थ्योरी आपकी एग्जाम के हिसाब से डिज़ाइन की है, तो आप इन दोनों बुक्स को भी रेफ़र कर सकते हैं। तो आज का पार्ट 1 हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं पार्ट 2 में। धन्यवाद।